जिंदगी ज्वार है, हट की तो डूब जाओगे, धार को देखकर पतवार बदलना सीखो। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं किस धार को देख करके कौन सी पतवार बदलने की बात कर रहा हूं, आप शायद समझ गए होंगे। दोस्तों, अभी भारतीय रेलवे की तरफ से एनटीपीसी और ग्रुप डी में बम्पर वैकेंसी आने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली है दोस्तों। तो जो दोस्त सालों से, काफ़ी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब हम तैयारी करेंगे, कितनी वैकेंसी आएगी, तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आप मान के चलिए कि जुलाई में लगभग जो है वैकेंसी आ जाएगी। जुलाई, लास्ट अगस्त वरना जुलाई में ही वैकेंसी आ जाएगी। जुलाई में एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, लगभग दिसंबर के आसपास जो है, नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम होने की संभावना है, जैसा कि पता लगा है। तो हम आज जो बात करेंगे इस वीडियो में, हम चर्चा करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी आरपीएफ में कौन कौन से टॉपिक साइंस के जो है आने वाले हैं। क्योंकि एनटीपीसी में अगर आप देखेंगे दोस्तों सिलेबस, तो आपको पता है एनटीपीसी में दो लेवलों के अंदर एग्जाम होते हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड। सीबीटी फर्स्ट जो है उसमें जो प्रश्न आते हैं, उसमें आप मान के चलिए कि 100 प्रश्न जो है आते हैं 100 नंबर के। तो 100 प्रश्नों में से जो जनरल अवेयरनेस होती है वो होती है 40 नंबरों की। और 40 नंबर, देखिए, जो सीबीटी फर्स्ट होता है दोस्तों, सीबीटी फर्स्ट, इसमें जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 नंबर की आती है। और 40 नंबर में से आप मान के चलिए लगभग 15 से लेकर के 20 प्रश्न जो हैं, 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन वो केवल आने वाले हैं किसके? साइंस के। क्योंकि पिछले लगभग 10 साल के एग्जामों का एनालिसिस हम करें और उनको अगर देखें तो देखने को मिलता है कि लगभग 15 से लेकर के 20 प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाते हैं। और जो परीक्षार्थी, जो स्टूडेंट सीबीटी फर्स्ट को क्लियर कर लेता है, उसको देना होता है सीबीटी सेकंड जो है टेस्ट। और ये होता है 120 नंबरों का, जिसमें लगभग 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस होती है। और इन 50 में से आप मान के चलिए 15 से लेकर के 22 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं किससे? साइंस से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 से 20 सीबीटी फर्स्ट में और 15 से 20 ही जो है सीबीटी सेकंड में साइंस का जो है रेटो है। तो आप समझिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है हम सबके लिए इन साइंस के प्रश्नों को करना। तो इसलिए दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी जो है वो अपने आप में अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। और आपको पता है दिवाली पर सबसे ज़्यादा जो सुविधाएं जो है देता है वो रेलवे देता है। इसके अलावा रेलवे, जिसकी कहते हैं ना, जिसकी जॉब कहीं नहीं लगती उसकी रेलवे में लग जाती है, क्योंकि वैकेंसी बम्पर निकालता है और आगे तक जाने का जो है इसमें अच्छा अवसर रहता है रेलवे के अंदर। इसके अलावा आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा पद जो है इसमें हासिल कर सकते हो, अच्छी सैलरी होती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब एनटीपीसी में चाहे वो सेकंड हो लेवल हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेवल तक जो है वो इसमें भर्ती आती है। इसके अलावा ग्रुप डी की हम बात करें जो फर्स्ट में आती है, ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में भी साइंस आती है। ग्रुप डी और एनटीपीसी और आरपीएफ जो है रेलवे, इन सभी की चर्चा हम करेंगे किसमें? 10 साल में, विगत 10 सालों में कौन कौन से टॉपिकों से यहाँ पर प्रश्न आए हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, साइंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 वर्गों में विज्ञान को क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है, जिसमें कौन कौन सी है? एक है बायोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, सेकंड कौन सी है? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और तीसरी है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। इस प्रकार से 3 कैटेगरी में साइंस को बांटा हुआ है। और इन तीनों ही कैटेगरी से एनटीपीसी में विशेषकर जो है वो प्रश्न आते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाले प्रश्न भी आते हैं और बाकी प्रश्न आते हैं। और अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में एनिमल्स को लेकर के, प्लांटों को लेकर के, पर्यावरण घटकों को लेकर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब सिलेबस देखेंगे एनटीपीसी का,
तो दोस्तों सिलेबस में लिखा होता है सामान्य विज्ञान। अब स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये होती है कि सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, क्योंकि एक अच्छे कॉम्पिटिटर के लिए क्या पढ़ना है इससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्या छोड़ना है। इसलिए हम यहाँ पर पिछले 10 साल में जो भी एनटीपीसी ने और ग्रुप डी ने जो एग्जाम करवाए हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न किस किस टॉपिक से लिए गए हैं उसको देख करके उसका एनालिसिस करके अच्छी तरह से, और फिर हम यहाँ पर इन टॉपिकों को लेके आए हैं कि ये ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो हम एक अनुमान के तौर पर इन टॉपिकों को करेंगे और आप विश्वास करिए 100% जो है यहां से ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम जब टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो फिर कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं होता। और दोस्तों एक बात और देखिए, अभी वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है, और एक अच्छा समझदार व्यक्ति वही है जो समय पर किसी कार्य को कर दे, बल्कि समय से पहले उसकी तैयारियां करने लगे तो उसकी जीत जो है वो पक्की मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम आज चर्चा करने वाले हैं इन टॉपिकों की। देखिए, सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी जो है, जंतु विज्ञान बायोलॉजी, जिसमें एनिमल्स और प्लांटों के बारे में जानकारी होती है, उनकी उत्पत्ति से लेकर उनकी सभी प्रक्रियाओं से लेकर उनके सभी तंत्रों से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखने में ये हमको ऐसे लग रहे हैं कि बड़े हैं, लेकिन एक एक टॉपिक की जब चर्चा करेंगे तो बहुत इजी हमारे लिए हो जाएंगे। बायोलॉजी या जंतु विज्ञान में दोस्तों सबसे पहले हमें पढ़ना होता है इसमें दैनिक विज्ञान का परिचय जो है। दैनिक विज्ञान परिचय में इसमें अलग अलग शाखाओं के बारे में बात होती है, जैसे एपीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, ब्रांचेस जो हैं साइंस की उनके बारे में थोड़ा जानकारी इसमें लेते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जंतु वर्गीकरण, जंतु क्लासिफिकेशन ऑफ जो है एनिमल्स, इसमें कि जंतुओं को किस किस वर्गों में बांटा गया है, मैमल्स में कौन है। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, जैसे सबसे छोटा वर्ग कौन सा है, उन सब की हम इसमें बात करते हैं, चाहे आर्थ्रोपोडा हो, ये सब इसमें आते हैं जंतु वर्गीकरण में। तो इनको हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे सीधे प्रश्न कर लिए जाते हैं। कोशिका व कोशिका विभाजन, दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, कोशिका और कोशिका विभाजन। कोशिका में कोशिका अंग जो है, कोशिका अंग के खोजकर्ता हो गए, उनके वर्ग हो गए, उनके कार्य क्या क्या हैं, कौन सा कोशिका अंग कहाँ पर उपस्थित है, उसके विशेष वर्ग क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें। तो कोशिका का अच्छा टॉपिक है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन किस तरह से होता है, खोजकर्ता क्या है, सारे प्रश्न यहाँ से अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है बायोलॉजी में ऊतक, टिश्यू वाला टॉपिक। और ऊतक का टॉपिक वैसे तो जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पादप ऊतक से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। ध्यान रखिए, इसमें पादप जो ऊतक है उससे प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं, तो ज्यादा फोकस हमें पादप ऊतक पर करना है, ये आप स्पष्ट कर लीजिए। और प्रमुख आविष्कारक, दोस्तों आविष्कारक वाला टॉपिक ये है कि जहां पर साइंस नहीं भी आती है ना, वहां पर यह आविष्कार वाला टॉपिक आ जाता है। और वैसे भी सामान्यतः पता होना चाहिए प्रमुख आविष्कार जो है वो कौन कौन से हैं, किन्होंने किए हैं, वो हमें जानकारी रखनी पड़ेगी अगर हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जीवों में पोषण, जी हाँ, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको लेकर भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं विगत एग्जामों में हम देखें तो अच्छा टॉपिक है। और जीवों में पोषण वाला टॉपिक तो ऐसा है कि आप लगभग सभी एग्जामों में ये आता है। आप यूपीएससी आरएस से लेकर के आप ग्रुप डी तक की बात कर लो, ऊपर से लेकर नीचे तक की बात कर ले, हम सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो एक अच्छा टॉपिक, कॉमन टॉपिक है। इसके अलावा पादप कार्य की, पादप किस प्रकार से उसमें पूरे फंक्शनल होते हैं, कैसे उनका तंत्र कार्य करता है, ऊतक क्या है, उस सब की चर्चा जो है हम इस टॉपिक में करेंगे, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। जैव विकास, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, इसमें लैमार्कवाद क्या है, डार्विन का क्या सिद्धांत है, उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे, क्योंकि सीधे प्रश्न यहाँ से पुटअप हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मानव रोग वाला टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना मानव रोग, ये भी इसी तरह से जीवन पोषण की तरह लगभग हर एग्जाम में टॉपिक है, तो कॉमन टॉपिक है बहुत ही, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसको तो आप ऐसे तैयार करिए कि कहते हैं ना कि जब हमें चींटी का शिकार करना हो तो भी शेर के हथियार लेके साथ चलना चाहिए, तो आपको उस शेर के हथियार के लिए जो है ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। इसके अलावा पादप रोग, पादप रोगों में अलग अलग कवकों से संबंधित रोग हैं, वायरसों से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा इसमें जो है जीवाणुओं से होने वाले रोग जो हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पादप रोग का टॉपिक अच्छा टॉपिक है। पादप हार्मोन, ठीक है, पादप हार्मोन को लेकर के बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा है, इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं।
पादप वर्गीकरण। जिस प्रकार से हमने जंतु वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक ऐसे ही पादप वर्गीकरण भी पढ़ना है। टेरिडोफाइटा में कौन आते हैं, ब्रायोफाइटा में कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म में कौन है, एंजियोस्पर्म में कौन है, वो सारा जो है हमको क्लियर होगा पादप वर्गीकरण में। तो इसमें से भी प्रश्न आते हैं इसमें। और आनुवांशिकी, दोस्तों आनुवांशिकी टॉपिक ऐसा है, जेनेटिक्स जो है, इस टॉपिक में हर एग्जाम में इसमें प्रश्न नहीं आता, लेकिन अभी देखा गया है जो सीईटी जो होता है, राजस्थान लेवल में जो सीईटी होता है, उसमें भी टॉपिक नया जुड़ा है, आनुवंशिक जेनेटिक्स वाला। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी में भी यहाँ से प्रश्न देखे गए हैं, तो इसको सावधानी पूर्वक हमें पढ़ना है। इसके अलावा है अगला टॉपिक पर्यावरण विज्ञान प्रदूषण। अलग अलग प्रकार के प्रदूषण हैं, उनके घटक क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, उनको हमें इसमें पढ़ना है। और कुछ इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक जो हैं वो हम इसमें एक्स्ट्रा इसमें करेंगे। तो ये हो गया इस प्रकार से दोस्तों जंतु विज्ञान बायोलॉजी। हमारा बायोलॉजी जो है टॉपिक वो क्लियर है, यहाँ से हम इसमें प्रश्न जो है करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर बात आती है रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की, यानी कि दोस्तों एक समय था जब विज्ञान के लगभग हर एग्जाम में जो प्रश्न पूछते थे ना, वो बायोलॉजी से, जंतु विज्ञान से ज्यादा पूछते थे। मतलब इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिला करके बायोलॉजी से प्रश्न पूछते थे। लेकिन समय बदल गया है, अब जो प्रश्न पूछते हैं अब वो बायोलॉजी से तो पूछते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, हटा नहीं है वो तो। लेकिन अभी प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी अच्छी लेवल के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको इस टॉपिक पर भी ध्यान देना है। और केमिस्ट्री जिसमें पूरे पदार्थों का अध्ययन होता है, परमाणु से लेकर अणु से लेकर के जो है अलग अलग कंपाउंडों को वहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड की हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे द्रव एवं उसके गुण, पदार्थ की अवस्था क्या है, उसके क्या क्या गुणधर्म हैं उसके, ना संपीडितता से लेकर के उसके आयतन से लेकर के द्रव्यमान से लेकर सबकी चर्चा हम यहाँ पर द्रव और उसके गुणों में बात करेंगे। और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ठोस है, द्रव है, गैस है, बीसीए, प्लाज्मा है, क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। परमाणु संरचना, जी हाँ, परमाणु संरचना में अलग अलग मॉडल कौन सा है, रदरफोर्ड ने कौन सा दिया, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, थॉमसन का क्या है, उनकी चर्चा हम परमाणु संरचना में करने वाले हैं। और इसकी संरचना किस तरह से है, आकार कितना होता है, किसने रिसर्च की, वो भी इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे बंध बनाता है, कौन सा बंध बनाता है, बंध कितने प्रकार के होते हैं, वहां से प्रश्न आएगा रासायनिक बंध को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा तत्वों का वर्गीकरण, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनटीपीसी के लिए विशेषकर अच्छा प्रश्न है, एसएससी में भी बहुत अच्छा पूछा जाता है, लेकिन विशेषकर हम बात करें एनटीपीसी के लिए फेवरेट टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं और कितने भागों में बांटा गया है, जिससे धातु हो गया, उपधातु हो गया, अधातु हो गया, उनके बारे में चर्चा करनी है। सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व से प्रश्न मतलब आ सकते हैं वहां से भी, लेकिन इसमें डीपली प्रश्न आते हैं। तत्वों के जो है गुणधर्म को लेकर के प्रश्न आते हैं, उनके रिएक्शन को लेकर के प्रश्न आते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण, और इसमें अगर हम बात करें तत्वों का वर्गीकरण में एक आप इसमें जोड़ लीजिए आवर्त सारणी, प्लस में इसी में आवर्त सारणी आप जोड़ लीजिए, पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी जो है ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आवर्त सारणी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी से लेके हेनरी मोजले की आवर्त सारणी से लेके तमाम उसमें किस प्रकार से उनको रखा गया है, वो टॉपिक जो है, वो जो प्रश्न है वो यहाँ से उठते हैं दोस्तों। तो ये अच्छा टॉपिक है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत ही इजी टॉपिक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, उसमें उदाहरण जो है दोस्तों, उदाहरणों से प्रश्न मुख्य आते हैं। आप इसको लिखते भी रहें साथ साथ में, ताकि हमें जो है, आजकल दिक्कत क्या है कि हम केवल फोटो खींच करके या उसको जो है सीधा रखना चाहते हैं, लिखने से थोड़ा सा बचते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें वो है चीजें क्लियर नहीं होगी। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, देखा गया है। इसके अलावा अपचयन व उपचयन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कौन कौन से उदाहरण इसमें आते हैं, इसमें से भी प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा धातु, अधातु, उपधातु, तत्वों का वर्गीकरण को जब डीपली हम पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आ जाता है। अब इसमें धातुओं क्या गुणधर्म होते हैं, अधातुओं के क्या हैं, उपधातुओं के क्या हैं, इनकी संख्या क्या है, धातु कितनी क्रियाशील है, क्रियाशीलता का क्रम क्या है, क्या ऑर्डर है वो, अधातुओं में कौन सी सबसे ज्यादा क्रियाशील है,
उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे धातु अधातु वाले टॉपिक में, ठीक है। इसके अलावा अम्ल, क्षार व लवण बहुत ही एक पसंदीदा टॉपिक कह सकते हैं एनटीपीसी का। एसिड, बेस एंड साल्ट जो है, कौन कौन सा एसिड है, प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, इनका जो क्रम है वो भी पूछ लेते हैं कई बार तो, और किस पदार्थ में कौन सा अम्ल या क्षार पाया जाता है, इनका उपयोग से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये हमें करना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन एंड उसके जो कंपाउंड है उसके बाद कार्बन की चर्चा हम करेंगे, कार्बन के अपर रूपों की चर्चा करेंगे, हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है, फुलरीन क्या है, और इनके क्या क्या उपयोग हैं, इनके बॉन्ड किस प्रकार का होता है इसमें, उन सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। कार्बन की जो श्रृंखला बनाने की जो एक गुण जो होता है उसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे। तो ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है। और ईंधन, ईंधन को इंपोर्टेंट लगाइए दोस्तों। ईंधन फ्यूल वाला जो टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ईंधन में एलपीजी से लेकर सीएनजी से लेकर के बाकी अन्य गैसों से लेकर के कोयले के प्रकार से लेकर के इसमें प्रश्न आते हैं, और अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ठीक है। देखिए ये टॉपिक साइंस के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, साइंस एक ऐसा विषय है, आप ये मान के चलिए जिस किसी कंपटीशन में साइंस नहीं भी होगी ना, वहां पर साइंस दिया नहीं होगा वहां पर कि सिलेबस में साइंस है, वहां पर भी 2-4 प्रश्न तो साइंस के आ ही जाते हैं, चाहे वो रीजनिंग में ही ऐड करके दें। तो इसलिए साइंस को पढ़ना हम सबके लिए अच्छा है, जरूरी है। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री। इस तरह से 8-10 टॉपिक जो है बड़े डीपली अगर उनको पढ़ें तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से आने वाले हैं। इसको हम अगर कर लेते हैं तो आपके समझिए 2 विज्ञान की शाखाएं हमारी क्लियर है। ये धीरे धीरे आराम से अपन इसको कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फिजिक्स की। जी हाँ, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, और कहते हैं ना फिजिक्स और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, दिन में पढ़ो और रात में सफा। तो लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जब हम इसको पढ़ेंगे, अभी नई सीरीज हम लेके आने वाले हैं एनटीपीसी के लिए विशेष जो है, तो आप उसमें देखेंगे एक एक क्लास के अंदर हम एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही आराम से हम इन्हें क्लियर करेंगे और इनको पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी, और एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो कोई किंतु परंतु उसमें नहीं रहता। फिजिक्स में सबसे पहले भौतिक राशि और मापन यूनिट्स जो है, अलग अलग भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, द्रव्यमान की हैं, भार की है, लंबाई की है, उन सब की चर्चा हम, दूरियों की है उनकी हम करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है गति व गति के नियम, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, तो उन गति के नियमों को, उसकी गणितीय समीकरण क्या है, और उनके उदाहरण, इसके जो उदाहरण है ना, उदाहरण से प्रश्न विशेषकर देखे गए हैं, अच्छे प्रश्न बने हैं उदाहरणों को लेकर के। इसके अलावा कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, ये वाला टॉपिक जो है इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, ये टॉपिक भी पढ़ना है हमें। दाब वाला टॉपिक पढ़ना है, कितना दाब होता है और किस तरह से परिवर्तन इसमें होता है। उत्प्लावन बल, जी हाँ, उत्प्लावन के नियम क्या हैं, उत्प्लावन बल क्या है, तैरने के नियम क्या हैं, वो प्रश्न भी यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा पृष्ठ तनाव, श्यानता और केशिका, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन इनके उदाहरणों से जो है प्रश्न खूब आते हैं, तो इनको पढ़ने में आनंद भी आएगा और इनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, प्रकाश, लेंस और दर्पण का टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि सभी कंपटीशन एग्जामों में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन एनटीपीसी ने इस टॉपिक को गोद लिया हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो ना। प्रकाश, लेंस और दर्पण, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। लेंसों के प्रकार में से आ जाएंगे, लेंसों बनने वाले जो प्रतिबिंब है दर्पण से, उसमें से प्रश्न आ जाएंगे, लेंसों की स्थिति से प्रश्न आ जाएंगे। प्रकाश में परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों से भी प्रश्न देखा गया है। तो ये टॉपिक अच्छी तरह से हमें घोट के पी जाना है, आप ये कहिए, और बहुत आसानी से हम इसको क्लियर करने वाले हैं धर्मा साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा विद्युत वाला टॉपिक, बड़ा टॉपिक है विद्युत का, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण चीजें हमें पढ़नी है। उष्मा, हीट एंड जो है थर्मोडायनेमिक्स, ये जो है उष्मा और उष्मा गति की में अलग अलग प्रकार के तापक्रम, आपने देखा होगा रीट का जो प्रश्न पूछा गया था, उसमें प्रश्न आया था कि इस टेम्परेचर को जो है आप डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस वालों को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं। उष्मा गतिकी के नियमों से भी प्रश्न आते हैं। और साउंड, आपको ये आवाज़ किस प्रकार से आ रही है, इसकी गति क्या है, स्पीड क्या है, और कैसे प्रभावित होती है, इसकी कौन कौन सी
विशेष परिघटनाएं हैं उनकी चर्चा हम ध्वनि में करते हैं। तो दोनों टॉपिक भी अच्छे टॉपिक हैं, यहाँ से पूछा जाता है, और बाकी के हम जो है इसमें कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें साइंस में, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका जो है, इस प्रकार से हम अगर देखें तो साइंस में ये वो टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आते हैं, और हम सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी फर्स्ट को देख करके सेकंड को अगर हम देखें तो दोनों में 15 से लेकर के 20 या 22 तक प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। और दोस्तों किसी भी एग्जाम को करने में, पास करने में एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 15 से 20-22 प्रश्न तो अपने आप में बड़ी बात है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। रीजनिंग के प्रश्न सब करते हैं, सामान्य जीके सब करते हैं, मैथ के सब करते हैं, लेकिन साइंस के प्रश्न ऐसे हैं कि आप जो है उसको बिना बहुत अच्छे से पढ़े हुए आप जो है ऐसे ही आंसर नहीं दे सकते, आप धूल में ही तीर ऐसे नहीं चला सकते। ठीक है, तो आप इसको समझिए, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और जल्द जो है हम इससे जुड़ी हुई एक पूरी श्रृंखला, एक सीरीज जो है लेके आ रहे हैं, जिसमें एक एक टॉपिक की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री रहने वाली है। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए धर्मा साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, थैंक यू।